साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया हैं, एकदम लाजवाब शानदार हैं और बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त वाली आप सभी की तैयारी और पढ़ाई चल रही है। बताओ भाई, कैसे हालचाल है आप सभी के, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी पढ़ाई। आप सभी लोग अपनी तैयारी पढ़ाई के बारे में बताइए और तब तक मैं आपको आज की रणनीति बताऊं कि हम लोग क्या पढ़ें। साथियों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो हमारा रहेगा कि अगर किसी गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दिया जाए तो इमेज कैसी बनती है, मतलब बनने के नियम क्या होते हैं और इमेज बनती कैसी है। देखो ये जो दो टॉपिक मैंने नाम लिए हैं ना भाई, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। परीक्षा में सीधा सीधा इनसे आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा और मैं इसके ना क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपकी परीक्षा में आए हुए। और एक बात मैं आपको बता दूं, पता है अभी आपको समझ आ जाएगा अगर आपने थोड़ी बहुत कभी पहले तैयारी की होगी ये कौन सा टॉपिक है। जैसे एक सवाल वो देता है कई बार कि किसी दर्पण के सामने या अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। शायद इस टॉपिक को आपने कभी रटने की कोशिश करी होगी। तो इसमें असल में ना बहुत सारे केस बन जाते हैं, तो उन्हें रट पाना तो बिल्कुल असंभव ही है। वो रटे तो जा ही नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ना मेरे पास बहुत शानदार सी ट्रिक है और मैं कहता हूं कि आज से पहले शायद आपको ये टॉपिक सबसे मुश्किल लगता होगा, लेकिन आज के बाद ना ये टॉपिक आपको सबसे आसान टॉपिक लगेगा। क्लास में यही की यही याद करा के भेजूंगा और क्वेश्चंस करा के भेजूंगा। सीधा शुरू करता हूं मैं मुद्दे की बात। देखो पहले रिवाइज करा दूं भैया, पहले यूं बता दो कौन कौन रिवाइज करके आए हैं। तो कल की बात जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी गोलीय दर्पण की कुछ मुख्य मुख्य परिभाषाएं। मालिक सभी को याद है, P क्या था, F क्या था, C क्या था, R क्या था, ये सब चीजें एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं, नोट नहीं करना है यहां से। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक दर्पण है, ये मुख्य अक्ष होता था, ये इसका बिंदु है P और हमने सीखा कि ये जो रेखा यहां पे जहां पे किरणें फोकस होती हैं ये फोकस बिंदु है और इसके दो गुने पे होता है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां से यहां तक की दूरी को हमने सीखा फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और हमने देखा वक्रता त्रिज्या दो गुनी होती है फोकस दूरी की। उम्मीद है आपको ये बढ़िया से याद हो गया होगा। भैया अगर याद नहीं किया है तो सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। एस के शिवू भाई, फिर आपको इस क्लास को यहीं की यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा और अच्छे से कल वाली क्लास को रिवाइज करो और फिर दोबारा इस क्लास में आओ, तभी आपकी क्लास समझ में आएगी। नहीं तो पूरी क्लास में मुझे गरियाते रहोगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा और मैं कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा अगर कल का रिवाइज नहीं किया है तो। ठीक है चलो, क्योंकि वो चीजें कल की इस्तेमाल होंगी ना। चलो भाई ठीक है, शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए, आज हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण के द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। लॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम कायदे कानून लगते हैं। आओ जरा देखें एक बार, देखो क्या क्या नियम लगते हैं। सबसे पहला नियम, और मैंने कहा था कि अगर ना मैं गोलीय दर्पण कह रहा हूं तो यह बात अवतल और उत्तल दोनों के लिए एक समान रूप से लागू है, दोनों के लिए एक जैसी है। ठीक है, देखिए पहला इसमें लिखेंगे आप, पहला नियम है, पहला यह है गोलीय दर्पण, यह है इसका मुख्य अक्ष, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है C। अब देखो इसके ना चार नियम होते हैं, ये आगे भी काम आएंगे और यहां से सवाल भी पूछा जाता है। कौन कौन से चार नियम होते हैं, एक सेकंड में अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नियम वो कहता है कि भाई एक बात बता, मैं ना एक टॉर्च इस तरह से जला रहा हूं कि टॉर्च में से किरण निकली, मतलब प्रकाश की एक किरण आई और वो मुख्य अक्ष के समांतर है। यानी अगर ये मुख्य अक्ष है ना तो किरण बिल्कुल ऐसे आ रही है
और अगर आपको नहीं पता समांतर क्या होता है तो भाई सीखो, ये मत कहना समझ नहीं आया। भैया जी अगर ये मुख्य अक्ष है, कोई किरण इसके बिल्कुल सीधा उतनी ही दूरी पर रहे हर जगह तो ये समांतर किरण है। ये दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद जाएगी कहां से? तो इसका नियम कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आकर टकराती है तो ये कहां से जाएगी? दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से ही होकर जाएगी, चाहे आप इसे यहां से छोड़ लो तो भी ये फोकस से ही होकर जाएगी, चाहे आप इसे यहां से छोड़ लो तब भी ये फोकस से ही होकर जाएगी। तो नियम है कि अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो भैया टकराने के बाद ये फोकस से ही जाएगी। एक भाई ने सवाल किया कि भैया एक बात बताओ, अगर किरण आ ही फोकस से रही हो, आय हाय हाय आइसन, अगर किरण आ ही फोकस से रही हो तो टकराने के बाद भैया जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ये कहे कि समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं भाई। एक दर्पण सामने रखा है, एक किरण तुमने सीधी मारी है तो वो उसके फोकस से लौटेगी, और अगर मारी तुमने फोकस से है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी, खत्म। अगर इससे ज्यादा आप कुछ और इसमें सोच रहे हो, कुछ चमत्कार होता हुआ नजर आएगा, तब हमें समझ आएगा, तो बेकार की आप उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा ही मुद्दा है, इतनी सी ही बात इसमें समझनी है, ठीक जी। एक साथी कहता है कि भैया मैं तो दर्पण पर ध्रुव पर कोई किरण को मारूंगा तो कैसे जाएगी? मैं कहूंगा देख भाई, जितना कोण ये यहां से बना रही है आई, उतना ही कोण बनाते हुए चुपचाप निकल जाएगी इस रास्ते से। यानी अगर मैं इसको आर कहता हूं ना, तो यहां पर वो नियम लगेगा परावर्तन वाला अपना, कि भैया एंगल आई बराबर एंगल आर, कि ये किरण जिस कोण से आएगी उस ही कोण से चली जाएगी। अगर 30 डिग्री से किरण डालोगे तो ये 30 ही डिग्री से वापस चली जाएगी। बताइए कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए आप, चौथा पॉइंट कहता है अगर कोई किरण सी से होकर आ रही है, ऐसे मान लो मैंने तो टॉर्च ही ऐसे जलाई कि ये किरण ना सी से होकर गई है, तो भैया ये वापस सी से ही होकर चली जाएगी, यानी अपने रास्ते वापस चली जाएगी ऐसे। ये लो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ये लो, अपने रास्ते वापस चली जाएगी। तो ये 4 नियम है। ये कहना ही नहीं है कि समझ नहीं आया, बस मुझे इतना बताओ कि याद कर लोगे ना। मैं लिखवा देता हूं इनको। अब आ जाओ, तुम्हारा सबसे प्रिय काम कर दूं। मेरे हिसाब से तो इतना काफी है। अगर मैं आपकी जगह पढ़ाई कर रहा होता तो सिर्फ मैं नोट्स में ये लिखता, लेकिन आ जाओ, तुम्हें तो वो हाथ से लिखवाने वाली जो कला है ना, उसको भी तो देखना है मास्टर की। आ जाओ भैया, भैया देखो, हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि हम 2 टेबल बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं आने वाली किरण, यानी कि रे कमिंग, ठीक, और दूसरा लिख लेते हैं जाने वाली किरण, जाने वाली किरण, यानी कि रे गोइंग, ठीक है। और इसमें 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, आने वाली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है, तो ये जाएगी कहां से? ये जाएगी फोकस से। फोकस से, ठीक है, फ्रॉम फोकस, ठीक। अच्छा जी, दूसरा क्या है? एक हो गया। दूसरा, वो कहता है भैया किरण आ ही फोकस से रही है, तो हम कह देंगे क्या मुश्किल बात है, ये लो,
जाने वाली किरण कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये लो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अच्छा, वो कह रहा है भैया अगर किरण आ ही सी से रही है, नंबर तीसरा केस है, आने वाली किरण कहां से है? सी से, तो भैया जाने वाली किरण भी कहां से जाएगी? सी से ही लौट के चली जाएगी। ठीक। चौथा केस आ जाइए। चौथे केस में ये कहता है कि अगर मान लीजिए किरण आ रही है ध्रुव पर किसी कोण से, तो वो उसी कोण से वापस लौट जाएगी। ठीक है। अगर मान लो ये किसी कोण से आ रही है, एंगल आई से, तो मैं कहूंगा कि उसी कोण से ये वापस चली जाएगी। यानी जितना एंगल आई आते समय है उतना ही जाते समय है, सिर्फ इतनी सी बात है। फटाफट एक बार हम सब करिए। हाँ जी, क्लियर है? हम्म। चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखने हैं और यहां से कुछ कुछ सवाल भी बनते हैं। जैसे देखो, अब देखो, एक बात एक बच्चा पूछता है कि यार एक बात बताओ भैया, चलो वो मैं आपको ना जब दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा ना उसमें दिखाऊंगा। अच्छा सुनो, एक बच्चा कहता है यार उत्तल के लिए तो अवतल के लिए तो ठीक है, लेकिन उत्तल के लिए कैसे लगेंगे ये नियम? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? उसने कहा देखो भैया, दिक्कत ये है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें आप उभरे हुए हिस्से पर लाइट डालते हो। मैंने कहा हाँ यार डालते हैं। ये है इसका P और ये है इसका F और ये है इसका C। उसने कहा भैया एक बात बताओ यार, कि आप कह रहे हो कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकरा के फोकस से लौटेगी। अगर मान लो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये तो किरणों को बिखेर देता है, फिर यहां कहां, यहां कैसे, यहां कैसे ये फोकस से होकर चली जाएगी? ये तो कहीं चली गई दूर, अब फोकस पे कहां से आएगी ये? तो देखो हमें क्या करना है भैया, हमें यह करना है कि आप जो है ना इसको पीछे खींचो। ये है P, इसको P को ना मैं यहां लिख देता हूं। आप क्या करो, इस किरण को ना पीछे खींचो, पीछे एक्सटेंड करो। ये मैंने पीछे एक्सटेंड की, और जहां ये काटेगी वही पॉइंट क्या है? F है। वही पॉइंट क्या है? फोकस है। तो देखो जाएगी तो यहां भी फोकस से, नियम गलत नहीं हो सकता। नियम दोनों दर्पण के लिए सेम है, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। लेकिन अवतल में ना वास्तव में आपको जाती हुई दिखेगी, लेकिन यहां जाती हुई नहीं दिखेगी। यहां पर केवल आपको ना जाती हुई प्रतीत होगी। तो आप याद रखना कि नियम सारे यही लगेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में वो कभी ये नहीं कहेगा कि किरण जाएगी, नहीं, वो कहेगा जाती हुई प्रतीत होगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो कहेगा कि किरण जो है वो क्या होगी, आपको जाती हुई एपियर होगी, प्रतीत होगी। यानी जैसे नियम देगा, अगर आप इसको अवतल दर्पण के लिए लिखें कि भैया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, तो अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर के लिए ठीक है कि फोकस से जाएगी। लेकिन यहां क्या कहोगे, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये वाकई में जा नहीं रही है, ये बस आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से जा रही है, ये बस प्रतीत होगी। नियम से कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज याद रखो यार, सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, खत्म। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से। अवतल दर्पण में एक्चुअल में है, उत्तल में प्रतीत होती है। मत भी याद रखो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कहीं आ जाए प्रतीत शब्द तो घबराना मत। बस देखो सवाल कैसे बनेंगे, समझो। सवाल ऐसे बनेगा, बताओ इस सवाल का उत्तर कौन नहीं कर पाएगा। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरणें। देखो ये कह रहा है कि भैया मुख्य फोकस किस बिंदु को आप कहते हो, तो मुख्य फोकस उस बिंदु को हम कहते हैं
जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखो ये तो ठीक है कि मिलती हैं किसमें, अवतल में, और प्रतीत किसमें होती है, मिलती हुई उत्तल में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बस थोड़ा सा एक शब्द इसमें प्रतीत ऐड कर देगा वो उत्तल के केस में, तो घबराना नहीं है। बताइए फटाफट हम सब करिए। ठीक है जी, तो इस तरह के सवाल यहां से आएंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखो, अब जो टॉपिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें पता है क्या चाहेगा एग्जामिनर आपसे? एग्जामिनर कहेगा कि देख भाई ये एक अवतल दर्पण है, और ये मान ले इसका मुख्य अक्ष है, और ये इसका P है, ये मान ले इसका F है, ये इसका C है। वो कहीं भी दर्पण के सामने ना एक वस्तु को रख देगा, जैसे वो यहां रख देगा, या वस्तु को मान ले यहां रख देगा, या यहां रख देगा, या यहां रख देगा, या कहीं बहुत दूर रख देगा, बहुत दूर कहीं रख देगा। फिर बोलेगा कि इनमें से ना किसी भी स्थिति में वस्तु रखी है, तो बताओ इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, इसकी इमेज कैसी दिखेगी। अब इस बात को वो क्यों पूछता है, आ जाओ मैं आपको रियलाइज कराता हूं। एक काम करो, अगर आसपास कोई चम्मच हो ना तो आप चम्मच ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं, बट है तो ले लो। ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, बहुत ध्यान से देखना। ये अवतल दर्पण जो है मैंने रखा अभी आपके सामने, या मैं कहूं इस कैमरे के बिल्कुल सामने हूं, मैं कैमरे के बहुत नजदीक हूं। अब देखिए इस दर्पण में आपको सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। भैया ये आपकी एलईडी शुरू हुई है अब, और देखो यहां से यहां तक एलईडी ही चल रही है। ये आपके कमेंट है सब, और यहां एलईडी खत्म हुई है, ये एलईडी शुरू हुई और यहां खत्म हुई, यानी एलईडी जितनी बड़ी है ना उससे भी बहुत बड़ी इसमें नजर आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने इसको फोकस कर लिया, ये है आपका कैमरा। अच्छा किस किस को, देखो ये आपका कैमरा है, एक सेकंड रुको, कहां गया भाई, हाँ ये एलईडी हो गई, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा पीछे से लाता हूं। ये एलईडी है, हाँ चलो एलईडी पे रखता हूं मैं फोकस। ठीक है, अब देखो एलईडी ना हमें असल में बहुत बड़ी नजर आ रही है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू कर रहा हूं, तो ना आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि एलईडी ना इसमें छोटी होती हुई चली जा रही है। ये लो, और थोड़ा सा मैं पीछे हुआ, और अब देखो इसमें ना एलईडी की इमेज पहले से ज्यादा आ रही है। बोलो आ रही है कि नहीं? ये देखो कितनी एलईडी लगभग इसमें पूरी आ गई है। तो मैं इसमें अगर और पीछे होता चला जाऊंगा ना तो एलईडी की इमेज इसमें पूरी आती चली जाएगी। अब देखो ये एलईडी की इमेज इसमें पूरी आ गई, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि मैं जब इसके नजदीक था तो इसने वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया, और जैसे जैसे मैं पीछे हटता चला जाऊंगा वैसे वैसे ये वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता चला जाएगा, सॉरी छोटा बनाता चला जाएगा। और कभी ये उल्टा भी बनाता है और कभी ये सीधा भी बनाता है। अभी अगर आप मुझे देखेंगे ना तो मैं आपको ना उल्टा नजर आऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो, क्या मैं आपको उल्टा नजर नहीं आ रहा? पता है सीधा कब नजर आऊंगा? जब मैं इसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाऊंगा। जैसे मैं यहां बहुत नजदीक आ गया, यहां शायद आपको अभी दिख भी ना रहा हो, इतना नजदीक आ गया तो शायद ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अगर मैं ना बहुत पीछे चलता चला जाऊंगा ना, बहुत पीछे चलता चला जाऊंगा, एक सेकंड रुकिए, तो अभी देखो मेरा प्रतिबिंब आपको सीधा नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखना, अभी देखते रहना ध्यान से, एक तो वहां स्टेबल रखना बड़ा जरूरी है ना। चलो मैं बहुत पीछे जाके दिखाता हूं आपको कि मेरा प्रतिबिंब आपको ना उल्टा नजर आएगा। कहीं तो दिखे, एक बार आया था ना, अब यहां कैमरे पे फोकस करना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये समझ में आ गया आपको कि जब बहुत नजदीक रहता हूं तो सीधा प्रतिबिंब है, और जब बहुत पीछे कर लेता हूं ना तो प्रतिबिंब उल्टा नजर आता है। तो असल में अवतल दर्पण क्या करता है ना कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बना सकता है, उल्टा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने वस्तु को रखा कहां है। तो वस्तु को वो 6 जगह पे रख के आपसे पूछता है कि बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और
ऐसा तो है नहीं कि अनंत जगह पूछेगा, वो केवल 6 जगहों पे पूछता है। कहां कहां पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा कि भाई वस्तु F और P के बीच में रखी है, दूसरा F पे रखी है, तीसरा F और C के बीच में रखी है। बीच का मतलब ऐसा नहीं है आधी दूरी पर, नहीं, बीच का मतलब कहीं भी हो सकती है। फिर C पर रखी है, फिर C से थोड़ा पीछे रखी है, और फिर वो कहेगा C से ना कहीं बहुत दूर अनंत पे रखी है, कहीं बहुत दूर रखी है वस्तु, C से भी कहीं बहुत दूर। तो 6 केस याद रखना, 1 2 3 4 5 6। यहां से कुछ नोट नहीं करना, अगली हेडिंग डालो कि समतल दर्पण के द्वारा, सॉरी, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब देखो कौन कौन से दर्पण है भाई हमारे पास? 2 दर्पण हैं। तो लिखो, पहला दर्पण सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि थ्रू कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में आपसे पूछेगा। कैसे कैसे पूछेगा? देखिए, लिखिए वो 6 स्थितियां कौन कौन सी होंगी। यहां पर ना मैं 6 स्थितियों को एक साथ बना रहा हूं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया ये। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं भैया, ये है। अच्छा, पीछे तो इतना कोई जरूरत भी नहीं है वैसे, तो एक सेकंड रुको, इसको हटा देते हैं, एक छोटी सी लाइन बनाते हैं ऐसे करके। ये बन गया P, यहां पर है F, और यहां पर है C। ऐसी ही कितनी स्थिति बना लेते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो वस्तु को कहां कहां रखेगा। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है मेरे पास में, तो एक बार वो कहेगा P और F के बीच में वस्तु रखी है। ये P और F के बीच में वस्तु रखी है। एक बार कहेगा वस्तु F पे रखी है, एक बार कहेगा F और C के बीच में रखी है, एक बार कहेगा C पर रखी है, एक बार कहेगा C से थोड़ी पीछे रखी है, और एक बार कहेगा C से बहुत पीछे कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी है, अनंत दूरी पर रखी है। ठीक, अब देखो इसमें ना आपसे 4 बातें पूछेगा, प्रतिबिंब के 4 गुण पूछेगा। पहला गुण क्या होगा? पहला गुण वो आपसे पूछेगा कि बता भाई प्रतिबिंब कहां आभासी बनेगा और कहां प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, कहां रियल बनेगा और कहां वर्चुअल बनेगा। ठीक है, ये चीज पूछेगा। मुझे बस 1 सेकंड का समय दोगे आप लोग? मैं इसमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब आपसे पूछेगा बता भाई कहां तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और कहां प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब देखो पता है, हर एक अवस्था के 4 गुण पूछेगा। जैसे आभासी वास्तविक बनेगा, छोटा बड़ा बनेगा, कहां बनेगा, कितने आकार का बनेगा। मतलब एक स्थिति से 4 गुण पैदा होंगे, तो 6 स्थितियों से 24 गुण, 24 अवतल के, 24 उत्तल के, और लेंसों में जाओगे तो 24 24 उनके, तो टोटल 96 गुण हो जाएंगे। यानी 96 पॉइंट आपको रट्टा मारने पड़ जाएंगे। भाई 96 गुण आप रट्टा नहीं मार सकते हो, इसलिए मैंने बहुत एक अच्छी ट्रिक बनाई हुई है। अभी आप उसको ना समझने की कोशिश करना, पूरा मुझे खत्म कर लेने देना, उससे पहले मत कहना समझ नहीं आया समझ नहीं आया। जब मैं उसको खत्म कर लूंगा ना पूरे टॉपिक को, इसको जब मैं इस पूरे टेबल को भर दूंगा, आपको देखना ये चीज यहां याद हो जाएंगी मजे से। ठीक, कैसे? सुनो, देखो आपको ये याद रखना है कि जब वस्तु फोकस से आगे रखी होगी
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु फोकस से आगे रखी होगी तो आप कहना कि भैया प्रतिबिंब जो है ना वो आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा। अच्छा, इसका गुण तो यहां लिख रहे हैं ना हम। कैसा बनेगा? आभासी, यानी कि वर्चुअल। ठीक है, बाकी कहीं पर भी आप रख लो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका? वास्तविक बनेगा। बाकी किसी भी जगह रख लो वस्तु को, प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? वास्तविक बनेगा, रियल ही बनेगा। अच्छा, ये हमने पीछे सीखा था कि भाई मेरे जो प्रतिबिंब ना आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं, है ना। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे। तो आप कहोगे सीधा बनेगा कि उल्टा? आपसे सवाल पूछेगा तो आप कहना देख भाई आभासी है तो सीधा बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा, और अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। और हर जगह कैसा है? वास्तविक, तो कैसा ही बनेगा? इन्वर्टेड ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा। ये लो, कितने गुण याद हो गए आपको? 6 और 6 12 याद हो गए। अच्छा, अब आ जाओ आप अब स्थिति पर। वो पूछता है कहां बनेगा, किस लोकेशन पे बनेगा। देखो तुम कहोगे देख भाई अगर वस्तु फोकस के आगे रखी है ना तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे का मतलब क्या है? देखो इधर से वस्तु रखी है, मतलब तुम दर्पण में इधर देख रहे हो, तो यहां पर क्या है ना कि दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। अब एक बात बताओ आप यार, क्या वाकई में दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बन सकता है? भाई ये दर्पण है, अगर मान ले मैं इसमें इधर से देख रहा हूं तो मुझे इधर से ही तो दिखेगा, इधर से दिखने का मतलब कुछ नहीं है वहां, तभी तो हम आभासी कह रहे हैं। तो आभासी का मतलब ही क्या होता है कि भैया ये वाकई में कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इसलिए इसको कह देते हैं हम कि ये बन रहा है दर्पण के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। ठीक, बाकी के लिए तुम एक चीज याद रखो, देखो इसमें 2 स्थितियां हैं, एक बार वस्तु फोकस पे रखी है और एक बार वस्तु अनंत पे रखी है। तो आपको क्या करना है? आपको यह याद रखना है कि फोकस और अनंत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, यानी कि इनफाइनाइट पर। और अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप कहोगे फोकस पर। खत्म। भाई सवाल कैसे पूछेगा? वो कहेगा अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? अनंत पर। या वो कहेगा अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? उत्तर कर देना जी, फोकस पे बनेगा। बस कहानी खत्म। बाकी इन केस के लिए देखो, इसके लिए पकड़ लो आप सी को। देखो जब वस्तु, अब यहां देखो बाकी 3 केस कौन से हैं कि बीच वाले केस में वस्तु सी पर रखी है, इससे ऊपर वस्तु सी के आगे रखी है और इससे पीछे सी के पीछे रखी है। तो जब वस्तु सी पर रखी होगी, जब वस्तु सी पर रखी होगी तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। यह मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, याद रखो, जब वस्तु सी पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। सी पर, ऑन सी। जब वस्तु सी के आगे है तो प्रतिबिंब सी से पीछे। सी से पीछे का मतलब यह कहेगा बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे। और वस्तु जब सी से पीछे है तो प्रतिबिंब सी के आगे बनेगा, तो आप कहोगे सी से आगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आकार पे, साइज पे, कि भैया साइज कैसा बनेगा। देख भाई आप 2 चीज समझो, फोकस और अनंत। भाई फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब यह है यहां दर्पण है और यहां फोकस होगा। और अनंत का मतलब क्या है? कहीं बहुत दूर, मान लो आसमान में। तो मुझे बताओ यहां की वस्तुएं बड़ी होंगी या आसमान की? अरे आसमान में तो सूरज चांद तारे बड़ी बड़ी चीजें हैं और यहां छोटी छोटी चीजें हैं, पेन वगैरह। तो फोकस की चीजें छोटी और अनंत की चीजें बड़ी। तो अनंत पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है ना तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा। अच्छा चलो, और एक दूसरे तरीके से याद रखो, अभी इस चीज को भूलो, दूसरे तरीके से याद रखो। देखो इसमें सी को पकड़ लो, जब वस्तु सी पर रखी है ना तो प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, जितने आकार की वस्तु है ना उसी आकार का, यानी कि सेम साइज।
और अगर वस्तु, अब इससे पहले सभी केसों में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, बस इससे पहले का जो भी केस है उसमें क्या लिखते चले जाओ, बड़ा, यानी कि एनलार्ज। इंग्लिश में कैसा बनेगा, बड़ा, यानी कि एनलार्ज। ये लो, एक सेकंड को, अच्छा ये तो कोई केस ही नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया इसमें, कोई बात नहीं, इसको उठा के यहां लिख दो, बड़ा, ठीक है। और यहां समान आकार का सी पर आ जाएगी, और सी के बाद वाले जो केस हैं उनमें छोटा बनेगा। यहां क्या लिखोगे जी, छोटा, यानी कि डिमिनिस्ड। लेकिन दो केस स्पेशल हैं, फोकस और अनंत वाले। बस फोकस और अनंत वाले में बहुत लगा देना, जैसे फोकस में लगा देना बहुत बड़ा, बड़ा नहीं, ये लिख देना बहुत बड़ा, मतलब इन दोनों में अब कौन बड़ा है, ये। और यहां भी लगा देना बहुत छोटा, अनंत वाले के सामने बस बहुत लगा देना, छोटा तो है ही है, बस ये लिख देना बहुत छोटा। बहुत का मतलब, अब ये छोटे से भी छोटा है। पहली चीज तो कोई एक सिंगल कमेंट ये मत कहो समझ नहीं आ रहा, इसमें समझने को कुछ नहीं है, ये याद करना है, सीधा सीधा ये याद करना है। सवाल कैसा आएगा, सवाल देगा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, सी पर रखी है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या आभासी। तो आप उत्तर करोगे जी वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। दूसरा पूछेगा उल्टा बनेगा कि सीधा, आप कहोगे जी उल्टा बनेगा। बोलेगा स्थिति क्या होगी, तुम कहोगे जी सी पर ही बनेगा। पूछेगा साइज कैसा होगा, आकार कैसा होगा, छोटा बड़ा या समान आकार का, तुम कहोगे जी छोटा समान आकार का बनेगा। बस ये याद करना है, बस और बस। अब मैं फिर से एक बार आपको फिर से सारी चीजें रिपीट करा रहा हूं, एक बार बहुत तसल्ली से सारी चीजें देखना। ये तो मैंने बढ़िया तरीके से लिख दिया, इसको नोट करना है। अब जो मैं करवा रहा हूं उसको नोट नहीं करना। देख भाई 6 केस हैं, कौन कौन से केस हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपका एक अवतल दर्पण है। इनको याद रखना है, समझना कुछ नहीं है, कोई पीएचडी नहीं करने आए भाई हम यहाँ पे, हम बस चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये P है, ये F है और ये C है। अब देखो इसमें क्या केस देगा, वस्तु ऐसे ही देगा, F और P के बीच में रखी है। एक सेकंड रुको, मैं इसको 6 बार कॉपी मार लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वो देगा वस्तु F और P के बीच में रखी है, वस्तु F पर रखी है, F से पीछे रखी है, C पर रखी है, C से पीछे रखी है, C से बहुत पीछे इनफाइनाइट पर रखी है, ठीक है, इनफाइनाइट पर रखी है। आपसे पूछेगा बताओ वस्तु F और P के पीछे बीच में रखी है, F और P के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप कहोगे देख केवल भाई ये एक केस ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बाकी सभी में वास्तविक बनेगा। सभी में कैसा बनेगा, वास्तविक यानी कि रियल। बताओ मुझे क्या समस्या है इसमें। बाकी सभी केसों में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी कि इरेक्ट होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। बताओ क्या समस्या है इसमें, इतना याद हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि बता भाई स्थिति कहां होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। आप कहोगे कि देख भाई पोजीशन के लिए ऐसा है, अगर वस्तु फोकस पर रखी है प्रतिबिंब अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर। उसके अलावा ये तो दर्पण के पीछे बनेगा, इसको तो छोड़ ही दो, बिहाइंड द मिरर। इन 3 केसों में वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर। वस्तु सी से आगे रखी है तो प्रतिबिंब सी से पीछे बनेगा। वस्तु सी से पीछे रखी है तो प्रतिबिंब सी से आगे बनेगा, खत्म कहानी। वो पूछेगा साइज बता दे, वो आपसे कह रहा है कि देख भाई अगर वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, बाकी सभी में कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बाकी सभी में बड़ा, इससे नीचे वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और फोकस और अनंत वालों के सामने बहुत लगा दो, फोकस के सामने भी बहुत लगा दो और अनंत वाले के सामने भी क्या लगा दो, बहुत लगा दो। मुझे बताओ इसको याद रखने में क्या दिक्कत है। मैं कहता हूं कुछ नहीं समझना है इसमें,
समझना है तो फिर 10वीं की क्लास को दोबारा से करो 1 साल, फिर पढ़ो तुम 1 साल, फिर समझाऊंगा मैं कि ये यहीं से क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों, कहां, कैसे पे जोर नहीं देना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सवाल आएगा, ये लो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सवाल आया कि बता भाई, अगर एक वस्तु सी पर रखी है, अवतल दर्पण में एक वस्तु सी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की लोकेशन कहां होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताइए। अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जब वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, खत्म बात। सवाल पूछेगा वस्तु फोकस पर रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस का संबंध अनंत से है, इनफाइनाइट से, हो गया उत्तर। वस्तु अनंत पे रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अरे अनंत पे, वस्तु अनंत पे रखी है, प्रतिबिंब सी पे बनेगा, खत्म उत्तर। वो पूछेगा वस्तु सी पे रखी है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी या वास्तविक। अरे बस तुम याद रखोगे कि देख भाई, एक पहला केस ऐसा है जिसमें वस्तु सिर्फ आभासी बनती है, बाकी सभी में वास्तविक बनती है, और आभासी सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। क्या दिक्कत है बताओ, एक एक को समझ में आ गया होगा, बस दिक्कत है तुम्हारी जल्दबाजी की। यहां तक मुझे आने तक तुमने मेरी नाक में दम कर दिया था, है ना, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इतने सारे तुम्हारे कमेंट थे। मैंने कहा था टॉपिक को पूरा होने तक तो रुक जाइए, टॉपिक को पूरा होने तक रुकिए तो सही। ना तुम्हारे अंदर धैर्य है, पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, ना तुम्हारे अंदर किसी की बातों पे भरोसा नाम की कोई चीज नहीं है। ज्ञान बहुत ही है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, मुझे ये लगता है कि यार इतना तो मैं ना किसी, अगर मतलब दूसरी क्लास के बच्चे को समझाता ना, उसको भी समझ में आ जाता कि क्यों सवाल नहीं पूछना है। एक जन है, वो इतने परेशान है कि भैया सी से आने वाली किरण सी से ही क्यों जाती है, भाई मेरे, फिर तू मुझे ये बता दे कि समांतर आने वाली किरण फोकस से ही क्यों जाती है, फिर तू मुझे ये बता दे फोकस से आने वाली किरण समांतर से ही क्यों जाती है। यार वहां क्यों पूछ रहे तुम उस दलदल से, तुम उस बेकार की चीजों से जाने क्यों निकलना ही नहीं चाहते हो, जहां से मैं कोशिश कर रहा हूं। भैया क्लास रिकॉर्डेड है, ये ही तुम्हारा रोना नहीं जा रहा है। अभी तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उस स्थिति में आने में बहुत समय लगेगा। ठीक है भैया, चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखा दो। अच्छा पहले चलो, अभी तो हमने अवतल दर्पण का किया है, उत्तल का चलें, एक बार उत्तल का और कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, अरे मैं कह रहा हूं लाला, यूं हो जाएंगे, यूं यहां याद हो जाएंगे यार क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन आपको यहां पे याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इसके। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए, आगे चलने की इजाजत है मुझे, उत्तल दर्पण पे लेकर चलूं मैं आपको। अच्छे से नोट करवा दीजिए, कैसे बताओ, लिख लो, ये ऐसे लिखूं, ये सब अच्छा है। अब बताओ मैं इसको कैसे अच्छे से नोट करवाऊं। कितने हैं टोटल, 24 बार ये लिखूंगा कि अगर वस्तु दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। फिर दूसरा लिखूंगा, वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। फिर लिखूंगा, वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या चाह रहे हो यार, एक उसी बात से निकल ही नहीं पा रहे हो। बच्चों वाली कहा जाता है, लिखा जाता है, होता है, कहलाता है, उन सब से बाहर मत निकल जाना। अरे भाई, इससे अच्छा इसका मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है इसका। अच्छे से लिखवा दो, अच्छे से लिखवा दो। कैसे लिखवाऊं अच्छे से बताओ, मैं नहा के आऊं, इत्र लगा के आऊं, कुर्ता पजामा पहन के आऊं, कैसे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, ये तो हो गया अवतल दर्पण के द्वारा, है ना भैया। अब चलते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा, दूसरा। अब एक बार उत्तल दर्पण की कहानी को समझते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा यानी कि बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो पहले एक चीज ना करके देखो, तुम्हें मजा आएगा बहुत। ये है भैया उत्तल दर्पण मेरे हाथ में, अब ये बाहर की तरफ निकला है, और इसमें ना एक चीज ध्यान से देखो कि मैं ना कैमरे के बहुत पास में हूं। अब देखो आपको ना इसमें पहली चीज तो पूरा कैमरा नजर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? कैमरा छोड़ो, पूरी की पूरी एलईडी नजर आ रही है, बोलो यस और नो। बिल्कुल पास में भी, यहां पर आपको याद है अवतल दर्पण बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था, बहुत बड़ा, लेकिन ये जो है ये देखो छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, और अवतल दर्पण ना सीधा बना रहा था,
सॉरी उल्टा बना रहा था, बहुत नजदीक में उल्टा। इसको कितना भी नजदीक रख लो ये सीधा ही बनाएगा। तो छोटा और सीधा मैं इसको कह सकता हूं। अब मैं पीछे चल रहा हूं, भाई दोस्त तुम कितना भी पीछे चले जाओ ये छोटे को छोटा ही करता चला जाएगा, बड़ा तो नहीं बनाएगा और सीधा ही रहेगा। तो क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा सीधा, हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है? बोलो यस और नो। तो आपको ना उत्तल दर्पण में ऐसे याद नहीं रखना कि वस्तु यहां रखी है वहां रखी है। भाई सुन, उत्तल दर्पण में ना चाहे तुम वस्तु को जहां रखो, उत्तल दर्पण कह रहा है भैया सुन, मैं तो बनाऊंगा हमेशा सीधा, ठीक है, और हमेशा छोटा। अब सुनो भैया, अगर सीधा है तो कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब तो हमेशा आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब, इसमें लोकेशन नहीं पूछता क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की कोई लोकेशन नहीं होती है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब है वो वस्तु के दर्पण के पीछे बना है। तो लिख सकते हो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ना पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक। यानी कि ये कैसा बनाता है? ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर। भैया ये ज्यादा टेंशन लेने वाला आदमी नहीं है, ठीक है, अपना सीधा सिद्धांत है, थोड़ा थोड़ा कमाना थोड़ा खाना, ज्यादा काम ही नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? अब यहां क्या सवाल पूछेगा? सवाल पूछेगा उत्तल दर्पण में, अच्छा ये मैं उससे पहले एक सेकंड सवाल बताऊंगा, ये पता है किस स्थिति के लिए है? ये सभी स्थितियों के लिए है, ऐसे लिख लो, चाहे वस्तु जहां भी रखी हो, ठीक, सभी स्थितियों के लिए, यानी कि फॉर ऑल पोजीशंस, वस्तु की सभी स्थितियों के लिए, चाहे वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखो, फोकस पे रखो, फोकस और सी के बीच में रखो, सी पे रखो, सी से पीछे रखो, सी से बहुत पीछे रखो, कहीं भी रख लो, ये हमेशा ऐसा ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक जी। अब देख भाई, लगे हाथों ना एक काम और कर लो, इनके उपयोग पढ़ लो, यहीं के यहीं समझ में आ जाएंगे आपको। अभी मैं फिर क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन लगे हाथों उपयोग कर लो। इसके उपयोग क्या क्या है देखो, ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अच्छा अब लिखो इनके उपयोग, इनके उपयोग यहीं के यहीं समझ में आ जाएगा आपको। इनके यूज, यार एक बात तो ना आप सभी को क्लियर है कि किसी भी वस्तु का जो उपयोग होता है ना, वो उसके गुणों के आधार पर ही तो होता है। भाई अगर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग और अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के उपयोग, देखिए किसी भी वस्तु का उपयोग उसके गुणों के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए आप एक ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अरे ड्राइवर का मतलब अपनी गाड़ी का भी ड्राइवर होता ही है यार, अपनी गाड़ी में भी बैठोगे तो भी ड्राइवर ही कहलाओगे। अरे ड्राइवर मतलब जो चला रहा है, तो नाराज मत होना। मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जो साइड में दर्पण लगा है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस दर्पण से आपकी क्या उम्मीद है? पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या चाहेंगे कि मान लो एक ट्रक आ रहा है पीछे, बहुत पीछे एक ट्रक आ रहा है, तो आप चाहेंगे कि जब वो बहुत पीछे है तो छोटा दिखे, जैसे जैसे नजदीक आ जाए बड़ा दिखे। भाई अगर ट्रक अपने भी आकार से बड़ा दिखेगा तो दर्पण में दिखेगा ही नहीं, फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्या आप चाहेंगे कि जब वो पीछे है तो सीधा दिखे, नजदीक आ जाए तो उल्टा दिखे? मेरे हिसाब से नहीं। आप क्या उम्मीद करेंगे? उससे करेंगे कि भाई ये जो दर्पण लगा है ना, इसमें मिरर लगा है, अगर कोई वाहन कहीं भी हो, पीछे हो नजदीक हो, पहली चीज तो वो उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाए, हमेशा सीधा दिखाए उसे, और हमेशा छोटा दिखाए। और हमेशा सीधा और हमेशा छोटा कौन दिखा सकता है? भैया उत्तल दर्पण ही तो दिखा सकता है। तो उत्तल दर्पण जो है
इसका एकमात्र उपयोग पूछा जाता है पेपर में, और यह होता है वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में। वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, यानी कि साइड मिरर इन व्हीकल्स। और एक ट्रिक बताऊं आपको, केवल एक इस्तेमाल इसका है, बाकी सारे इस्तेमाल अवतल के हैं, और कहीं जगह पे आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे। क्यों? सुनो, देखो, अवतल दर्पण के इस्तेमाल कहां कहां होते हैं। दीदी लोग गई ब्यूटी पार्लर में, सैलून ब्यूटी पार्लर में। हाँ, अब मान लो जैसे मेकअप चल रहा है, तो भाई आईब्रो की जो शेप है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। ये कब आएगी? जब आईब्रो थोड़ी बड़ी दिखेंगी। तो एक ऐसे दर्पण के सामने बिठाया जाता है जहां चेहरा थोड़ा बड़ा दिखे। भैया लोग सैलून में जाते हैं बाल वाल कटाने, तो वहां भी इसी तरह के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जिम में जाते हो तो जिम में भी ऐसे दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप बहुत नजदीक जाओ तो आपका शरीर जो है थोड़ा बड़ा दिखे। ओ भाई सुनो, दीदी लोग और भैया लोग, ये हमारे और आपके वाले जिम पार्लर सैलून की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो ऐसी जगहों पे जाते हैं, जैसे लड़के लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, ऐसे सैलून में। जैसे हमारे सैलून ऐसे ही होते हैं गांव देहात वालों के, कि वहां 35-40 रुपए में सारा लीपा पोती सब हो जाए। लीपा पोती का मतलब बाल कट जाए, शेविंग हो जाए। जिम वही अपनी 500 वाली जिंदाबाद। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े महंगे महंगे से होते हैं, जहां पे फीस फूस ज्यादा होती है। हमारे वाले जिम में, हमारे वाले सैलून, हमारे वाले ब्यूटी पार्लर में तो प्लेन मिरर ही होते हैं। जितने हम बड़े हैं उतने ही बड़े नजर आते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लेकिन पेपर में सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? अवतल, क्योंकि इसके पास कला है कि ये बड़ा प्रतिबिंब दिखा सकता है। तो आप कहोगे कि भैया ब्यूटी पार्लर में, ठीक, पेपर में सवाल आ जाए, या मान लीजिए सैलून में, या मान लीजिए जिम में, या मान लीजिए आप दांतों के डॉक्टर के पास गए, तो दांतों का डॉक्टर आपके दांतों पे ना एक शीशा लगाता है कई बार। क्यों? ताकि दांत का आकार बड़ा दिखे, कोई उसमें गड्ढा गुड्ढा है तो थोड़ा बड़ा दिख जाए। तो जो डेंटिस्ट महोदय होते हैं ना, वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट टॉर्च में इसी का इस्तेमाल होता है। देखो, मैं तो ऐसे कभी पढ़ता ही नहीं था। मैंने जब इस चीज को पढ़ा था ना, तो मैंने ये पढ़ा था कि भैया एक इस्तेमाल तो है उत्तल दर्पण का वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, और बाकी सब जो है अवतल दर्पण के रूप में है। मैं आपको वो तरीके अप्लाई करा रहा होता हूं जिन तरीकों से मैंने खुद की पढ़ाई करी थी। मैंने हमेशा कोशिश की कि चीजों को इन शॉर्ट याद किया जाए, क्योंकि पेपर में ना आपके पास कभी इतना समय नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच विचार कर सकें। सेकंड्स में उत्तर आपके दिमाग में होने चाहिए। चलो, अब मुझे तुम कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक? आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये लो, 4 से क्वेश्चन कर लोगे तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस टॉपिक का डर निकल जाएगा। देखो, सवाल कहता है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है? इस चीज को दिमाग में आप ऐसे बनाओ कि देखो, ये है अवतल दर्पण, और इसमें जो केस है ना, 6 के 6 केस, वो कैसे हैं? ये F है, ये P है और ये C है। तो पहला केस है ये P से आगे, फिर है P पर, सॉरी, ये P है और ये F है। पहला केस है F से आगे, फिर है F पर, फिर है F से पीछे, फिर है C पर, फिर है C से पीछे, और फिर है C से पीछे कहीं बहुत दूर। तो पहला केस कौन सा होगा? F और P के बीच में। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो बस आपको इतना क्लिक होना चाहिए, ये तो यार पहला केस है, तो कुछ नहीं देखना यार, कुछ नहीं देखना। आपको पहले तो वास्तविक वालों को काटो, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो आभासी होगा। क्या छोटा होगा, बड़ा होगा? नहीं यार, आभासी और बड़ा होगा, खत्म कहानी। सबसे छोड़ो। मैं कह रहा हूं, इस तरीके से पढ़ने के बाद ना एक सवाल का उत्तर करने के 10 तरीके होंगे। आपको पता लग गया, भैया पहला केस है, इसी में दर्पण के पीछे बनता है, बाकी किसी में तो दर्पण के पीछे बनता ही नहीं है। ले, खत्म, कुछ देखना ही नहीं है भाई। इस तरीके से पढ़ो, 10 तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, और मैं कहता हूं इससे आसान कुछ मिल नहीं सकता आपको इस टॉपिक को कवर करने के लिए। उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु का, अरे उत्तल दर्पण है ना, तो सोचना ही नहीं है, बस की नहीं है वास्तविक बनाना। वास्तविक हटा दो, आभासी बना देगा, सीधा तो रहेगा ही, और छोटा बनाएगा। ये लो, खत्म। बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में। और तुम मुझे बता दो इसका क्या तरीका हो सकता है इन्हें सॉल्व करने का। सेकंड्स में विद इन टाइम में होना चाहिए। 30 सेकंड में सवाल खत्म है। और भाई साहब, मैं कह रहा हूं लिख के ले लो,
जो इसको इस तरीके से नहीं पढ़ के जाएगा, छोड़ के ही आएगा, गलत करके आएगा। चलो अगला सवाल। अबे यार भाई तुम इंसान ही हो ना, पजम्मे हो बिल्कुल यार। देवेंद्र भाई हैं कि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। देखियो भाई कितना समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है भाई, उल्टा दिख रहा होगा इसमें, 8:53 है ना। फ्राइडे 12 जून, 8:53, फ्राइडे 12 जून। अब चल ठीक है यार, रिकॉर्डेड भी है तो क्या पता, रिकॉर्डेड भी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा देवेंद्र भैया, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। फिर सवाल, अबे तुम्हें यार थैंक यू बोलना चाहिए इस आदमी का यार, इतने मुश्किल टॉपिक को आसान कर दिया। लेकिन नहीं, मैं तो ऐसी चीजों पे ध्यान ही नहीं दूंगा। जब मैं ईश्वर से आ रहा था ना नीचे, तो ईश्वर ने पूछा उद्देश्य क्या है, तो मेरा उद्देश्य था मास्टर की क्लास में ये पूछूंगा रिकॉर्डेड है कि लाइव है। अरे भाई, एक वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। अरे कुछ सोचना ही नहीं है भैया, फोकस पर है ना, सीधा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कुछ मत देखो यार, फोकस का संबंध किससे है, अनंत से है। ये लो खत्म कहानी, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। ठीक, अगला सवाल लो। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आए हुए सवाल है। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है और कैसा प्रतिबिंब मांग रहा है, आभासी। आधा सवाल पढ़ोगे ना तो भी उत्तर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने आभासी है। मैं जिस गुण को तुम्हारा अवगुण बताता हूं ना, कि तुम एक अक्षर सवाल का पढ़ते हो, एक अक्षर उत्तर का, वो अवगुण यहां पे गुण बन जाएगा। ये तुम्हारे लायक है। थोड़ा सा पढ़ो सवाल को, कहानी खत्म। अवतल दर्पण है, आभासी मांग रहा है, तो भैया फोकस के सामने रख दे, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख दे। तो कहां रखना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच में। यूं उत्तर है, यूं। बोलो क्लियर, ठीक है। अगला सवाल करूं। वस्तु को अवतल दर्पण के, वस्तु को सुनो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा है, सी पर रखा है। भैया सी पर रखा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी पर ही बनेगा, कुछ देखना ही नहीं है। अरे भाई सी पर वस्तु रखी है तो क्या देखना है भैया, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो आई बात समझ में, बोलो क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखो। जब कोई वस्तु अनंत पर है, अरे भैया अनंत कुछ नहीं देखूंगा, केवल फोकस देख लूंगा, अनंत का संबंध किसे। अरे भैया सुनो, ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोई सवाल बना के लाया हूं कि जैसा पढ़ाया है वैसे ही सवाल। ये तुम्हारी परीक्षा के प्रीवियस ईयर सवाल हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सवाल पूछ लिया इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, तो ये तो पिछले साल की परीक्षा के भी सवाल है। मेरी कोई क्लास उठा के देखो तुम 4 साल पहले इस टॉपिक को, तो मैंने उसमें भी ऐसे ही पढ़ाया है। चाहे मैंने अपनी थ्योरी को पूरी तरह अपडेट कर दिया है, सारी चीजें जो नई नई पूछी जा रही हैं सब इंक्लूड करके, लेकिन इसमें क्या अपडेट करूंगा भाई, सी पर वस्तु रखिए, प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। तो ये तो हमेशा से ही हम ऐसे पढ़ते हैं कि मजा ही आ जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे कहां बनेगा। फटाफट से केस दिमाग में सोच लो यार। चलो मैं तुम्हारे लिए बना के दिखा देता हूं। पी है, एफ है, सी है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यहां। अब ये कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, लोकेशन क्या रहेगी। अगर सी से आगे रखा है तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा, खत्म, वक्रता केंद्र के पीछे। ये लो हो गई कहानी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आप कभी भी गलत नहीं करोगे। इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, होमवर्क में दे दूंगा, बहुत आराम से हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेना। बाकी कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक नम्र निवेदन और है भैया, जैसे सिखाया है ना इस टॉपिक को ऐसे ही याद करके जाना है, ऐसे ही रिवाइज करना है। 2 दिन रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।